ईश्वरचंद विद्यासागर हम लोगों ने शायद हेडिंग शुरू की थी। ठीक है। कल मैंने इनके बारे में आपको बताया तो था ही, ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में, कि एक तो यही कि एक संस्कृत स्कॉलर थे और 1850 में संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल बने इन 1850। लेकिन ऐसा नहीं था कि ये संस्कृत के स्कॉलर थे तो ट्रेडिशनल थॉट को ही ये ज्यादा प्रेफर करते थे। वेस्टर्न थॉट को भी ये प्रेफर करते थे। इनका मानना ये था कि पश्चिम और पूरब के दोनों के जो सबसे बेस्ट थॉट हैं वो मिलकर ही आगे भारत में जो नॉलेज है उसे बढ़ा सकते हैं, नॉलेज को क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए इन्होंने संस्कृत कॉलेज में वेस्टर्न लर्निंग को इंट्रोड्यूस किया जब वहां के ये प्रिंसिपल थे। संस्कृत सीखने की इन्होंने नए तौर नए तरीकों को भी शुरू किया। संस्कृत सिखाने के नए तरीकों को शुरू किया। इवन इन्होंने एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की जो कि नॉन ब्राह्मण्स के लिए था। एक्चुअली पहले संस्कृत कॉलेज जितने भी थे वो ब्राह्मण्स के लिए एक्सक्लूसिवली होते थे। लेकिन इन्होंने, चूंकि पुराने जो स्क्रिप्चर्स हैं इंडिया के वो सब संस्कृत में हैं, तो फिर इनका मानना ये था कि केवल एक वर्ग तक ही वो ज्ञान सीमित रह जाता है, इसलिए तो फिर इन्होंने संस्कृत सिखाने के लिए नॉन ब्राह्मण्स को भी, उनके लिए एक कॉलेज की स्थापना की। बंगाल में थे, बंगाली लोग संस्कृत को बहुत ज्यादा जानते नहीं थे, तो इन्होंने एक बंगाली प्राइमर भी लिखा। प्राइमर माने व्याकरण, मतलब व्याकरण नहीं, वर्ण कह सकते हैं। तो इन्होंने एक बंगाली वर्ण माला भी बनाई जो कि अभी भी यूज होती है। तो एक तो इन्होंने एजुकेशन के लिए इनका ये काम था जो मैंने बताया। दूसरा, इन्होंने विडो रिमैरिज को सपोर्ट किया। विधवा विवाहों को इन्होंने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया और ये कहते हैं कि 1856 का विडो रिमैरिज इन्हीं की सपोर्ट से बना। मतलब इन्हीं का, इनका बड़ा दबाव था उसके लिए, ये बड़ा मन से उसे चाहते थे कि वो बने। सरकार को इन्होंने सपोर्ट भी किया। तो वीडो वीडो रिमैरिज एक्ट ऑफ 1856 पास हुआ बाद में इन्हीं के सहयोग से। इस एक्ट की सबसे पहला जो विवाह था, वीडो वीडो रिमैरिज एक्ट के एक्ट अंतर्गत जो सबसे पहला एक ऑथेंटिक मैरिज थी वो इन्हीं के द्वारा संपन्न कराई भी गई। दिसंबर 1856 में, 86 में इन्होंने ही वो मैरिज को संपन्न कराया। बाद में लगभग 1860 तक इन्होंने 25 ऐसी विवाह कराए, ऐसी शादियां इन्होंने कराई जो विधवा महिलाओं से थे। चाइल्ड मैरिज को के अगेंस्ट में थे, पॉलीगैमी के अगेंस्ट में थे। दोनों के अगेंस्ट में थे। और चूंकि ये मानते थे कि गर्ल्स की एजुकेशन जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, तो ये गवर्नमेंट गवर्नमेंट में डीआईओएस थे, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल थे। और डीआईओएस रहते हुए इन्होंने 35 स्कूल खुलवाए। 35 का खुलवाए, क्या खुद खोले, अपने खर्चे से खोले। 35 गर्ल्स स्कूल इन्होंने खोले थे पूरे बंगाल में। जो बंगाल में फर्स्ट गर्ल्स स्कूल खुला भी बैथ्यून स्कूल के नाम से उसे जानते हैं, आजकल तो वो बैथ्यून कॉलेज है कलकत्ता में, 1849 में। उसके ये पहले सेक्रेटरी भी थे, फर्स्ट सेक्रेटरी थे उसके। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि बंगाल में विशेष तौर पर शिक्षा और सोशल रिफॉर्म के इन्हें पाइनियर के रूप में हम लोग देख सकते हैं, अग्रदूत के रूप में इन्हें देख सकते हैं। ही इंट्रोड्यूस ही इंट्रोड्यूस, या ऐसा लिखना, इसको ऐसा लिखना। देखो, चूंकि ये मानते थे कि ईस्टर्न लर्निंग यानी पूर्वी दुनिया का ज्ञान और पश्चिमी दुनिया का ज्ञान दोनों ही अच्छे हैं।
तो अगर भारत को का उद्धार हो सकता है या भारत आगे बढ़ सकता है, तो फिर दोनों दुनियाओं का ज्ञान हम लोगों को देखना पड़ेगा, उसको दोनों को ही सीखना पड़ेगा। तो ईस्टर्न लर्निंग जो है उसका माध्यम संस्कृत था, वेस्टर्न लर्निंग का माध्यम अंग्रेजी था। तो ये चाहते थे कि संस्कृत और अंग्रेजी दोनों लोग सीखें, जिससे दोनों ज्ञान के बारे में लोगों को पता चल पाए। इसलिए उन्होंने दोनों को इंट्रोड्यूस किया। संस्कृत कॉलेज में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वेस्टर्न थॉट्स को इंट्रोड्यूस किया पहली बार। तो आप देखो, ये मानते थे कि भारत में एक बड़ी परेशानी रही कि हमारे यहाँ जो टीचिंग थी पहले, या लर्निंग थी, वो केवल एक वर्ग तक सीमित रही, जैसे विशेष तौर पर ब्राह्मण्स तक, क्योंकि वो स्कॉलर सोसाइटी से आते थे, प्रीस्टली सोसाइटी से आते थे। तो जो ज्ञान था वो वहीं तक सीमित रह गया, आगे वो बढ़ा नहीं। वो इस मोनोपोली को ब्रेक करना चाहते थे। अब आम जनता तक संस्कृत कैसे पहुंचे? तो उसके लिए फिर इन्होंने प्रयास किए और संस्कृत कॉलेज खोला एक नॉन ब्राह्मण्स के लिए। दूसरा देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट से लिखना। अब देखो, उनका दूसरा सबसे बड़ा काम है विधवाओं के लिए, विशेष तौर पर विडो रिमैरेज, इसके लिए। अच्छा, इसमें इसमें एक और चीज लिख लीजिए, अभी इसको एजुकेशन का सारा एक ही तरफ कर लीजिए। तो नेक्स्ट पॉइंट से लिखना, इसमें इसमें नेक्स्ट पॉइंट से लिखना, एज गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, एज गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स, he organized he organized 35 girls schools in Bengal. He organized 35 girls school in Bengal, और अपने पैसे से खोले थे। ऐसा नहीं कि किसी से कुछ चंदा लिया हो या नहीं, जो इन्हें तब पैसे मिलते थे। वो बड़ी शानदार कहानी है, एक इनके बारे में मैं सुनाऊंगा, उसे मौका मिलेगा तो। एज गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, ही ऑर्गेनाइज 35 गर्ल्स स्कूल। ठीक है। उन्होंने 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 सरकारी स्कूलों के निरीक्षक होने के नाते, सरकारी स्कूलों के निरीक्षक होने के नाते 35 35 बालिका विद्यालय खोले, बालिका विद्यालय खोले। ही वॉज ऑल्सो he was also the secretary of first girls school. He was also the secretary of first girls school. अब इसका नाम है स्कूल का द बेथ्यून स्कूल ऑफ कैलकाटा। इंपॉर्टेंट है, द बेथ्यून स्कूल ऑफ कैलकाटा। और ब्रैकेट में लिखना 1849 में बना था ये, तो 1849 लिख लीजिए इसके आगे, द बेथ्यून स्कूल ऑफ कैलकाटा, और ब्रैकेट में 1849। ठीक है, हिंदी में लिखिए। वे कलकत्ता के प्रथम वे कलकत्ता के प्रथम बालिका विद्यालय कलकत्ता के प्रथम बालिका विद्यालय बैथून स्कूल के सेक्रेटरी भी थे, या बैथून स्कूल के सचिव भी थे। ठीक है, और ब्रैकेट में 1849। ये इनके काम थे एजुकेशन को लेके। दूसरा इनका बड़ा वर्क था विडो रिमैरिज को लेके। और विडो रिमैरिज एक्ट जो है 1856 का, इन्हीं की बदौलत पास हुआ। तो आप लिखिए, he started a movement he started a movement to support widow remarriage, to support widow remarriage। उन्होंने उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए
विधवा पुनर्विवाह के सहयोग में, ऐसा लिखना, उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के सहयोग में एक आंदोलन चलाया। एंड दिस मूवमेंट रिजल्टेड, और इस आंदोलन की वजह से पास भी हुआ वो। एंड दिस मूवमेंट रिजल्टेड इन पासिंग द वीडो रिमैरिज एक्ट, of 1856, वीडो रिमैरिज एक्ट ऑफ 1856, जिसके फलस्वरूप 1856 का जिसके फलस्वरूप 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। फर्स्ट lawful widow remarriage was held under the supervision of Vidyasagar. भारत की प्रथम कानूनी विधवा पुनर्विवाह, भारत का प्रथम कानूनी विधवा पुनर्विवाह या विधिक विधवा पुनर्विवाह, विधिक लिखिए, ज्यादा सही शब्द है। भारत का प्रथम विधिक विधवा पुनर्विवाह उन्हीं की देखरेख में संपन्न हुआ। और ये संपन्न हुआ दिसंबर 1856 को, दिसंबर 1856 में। तो आप ब्रैकेट में लिख लीजिए दिसंबर 1856। एक इसका बड़ा इसका वर्णन भी करा है, एक अंग्रेज पत्रकार थे, उन्होंने अपने लेटर्स में इसका जिक्र किया है, इस शादी का। तो बताते हैं कि जब बंगाल में शादी हो रही थी तो सड़कों पर इतनी भीड़ थी उस शादी को देखने के लिए, लोगों का हजूम लग गया। और कुछ लोग विद्यासागर को गालियां भी दे रहे थे, खराब बता रहे थे, मतलब मैक्सिमम पर्सन खराब बता रहे थे। हालांकि इसमें सरकार सपोर्ट कर रही थी विद्यासागर को, लेकिन जो ऑर्थोडॉक्सी क्लास थी बंगाल की, जिन्हें भद्र लोग कहते थे, वो इसके विरोध में थे। भद्र लोग समाज इसके विरोध में था। खैर जो भी था, लेकिन इन्होंने 1860 तक आते आते लगभग 25 ऐसे विवाह कराए। तो लिखिए, he supported nearly 25 such remarriages. He supported nearly 25 such remarriages up to 1860. Up to 1860. 1860 तक उन्होंने ऐसे लगभग 25 विवाह कराए। ठीक है, अब निष्कर्ष के तौर पर लिख लो, कंक्लूजन। हमेशा कंक्लूड ऐसे ही करेंगे। सो विद्यासागर इज कंसीडर्ड the pioneer of considered the pioneer होगा, बल्कि considered the pioneer in the field of girl education, girls education and widow remarriage in Bengal. ठीक है।
हिंदी में लिखिए। इस प्रकार इस प्रकार विद्यासागर को इस प्रकार विद्यासागर को विधवा पुनर्विवाह विधवा पुनर्विवाह एवं विधवा पुनर्विवाह एवं बालिका शिक्षा के संदर्भ में बालिका शिक्षा के संदर्भ में बंगाल का अग्रदूत माना जाता है। बंगाल का अग्रदूत माना जाता है। ही वॉज ही वॉज ग्रेट संस्कृत स्कॉलर टू ही वॉज ग्रेट संस्कृत स्कॉलर टू वे एक महान संस्कृत के विद्वान भी थे। वे एक महान संस्कृत के विद्वान भी थे। who try who also try who also try to make Bengali as a medium language as a medium language as a medium language of intellectual class of intellectual class। ठीक है ना, तभी तो प्राइमर लिखा उन्होंने। वो ये मानते थे कि बंगाली एक माध्यमिक भाषा बन जाए बुद्धिजीवी वर्ग की, बंगाली बुद्धिजीवी वर्ग की। तो इससे जो एक मोनोपॉली है संस्कृत की वो टूटेगी, उनका ये मानना था। तो लिखिए, वे बंगाली को वे बंगाली को बंगाली बुद्धिजीवी वर्ग की माध्यमिक भाषा बनाना चाहते थे। माध्यमिक भाषा बनाना चाहते थे। अच्छा, ये ब्रह्म समाज आंदोलन से भी जुड़े हुए थे, तो ये बात भी इसमें लिखेंगे। और फिर बाद में एक पॉइंट में बस इसे कंक्लूड कर देंगे, पंचिंग पॉइंट्स में, एकदम बुलेट पॉइंट में, पंचिंग पॉइंट में उसको हम लोग कंक्लूड करेंगे। ठीक है, देखो ये ऐसे ही आंसर राइटिंग ऐसे ही की जाती है। अभी हम कंक्लूड कर रहे हैं इसे, तो केवल हम लोग कोर पॉइंट ही हम लोगों ने नहीं लिख लिए हैं इसमें। तो कोर पॉइंट माने कि उनका फंक्शन, मेन फंक्शन क्या था, वो क्या कर रहे थे, दैट वाज कोर पॉइंट्स। हमने केवल यही मेंशन इसमें नहीं कर लिए, बल्कि अब हम कनेक्टेड पॉइंट्स को भी मेंशन करेंगे। और कनेक्ट निष्कर्ष में यही होता है कि आप क्या करिए, कुछ कनेक्टेड पॉइंट्स को भी मेंशन करके और एक पंचिंग लाइन से उसे कंक्लूड कर दीजिए। पंचिंग लाइन में आपको बताऊंगा कैसे लिखी जाती है। लिखो, इसमें कंटिन्यूएशन में ही लिखना। निष्कर्ष में कभी पैराग्राफ नहीं लिखा जाता है, मतलब पैराग्राफ चेंज नहीं करते हैं, एक ही पैराग्राफ में आता है कंक्लूजन, तो लिखते चले जाते हैं बस ऐसे ही। तो आप लिखिए इसमें, एज ही ऑल्सो एज ही ऑल्सो एन एक्टिव मेंबर ऑफ ब्रह्म समाज एन एक्टिव मेंबर ऑफ ब्रह्म समाज, क्योंकि वे ब्रह्म समाज के भी एक सक्रिय सदस्य थे, ब्रह्म समाज के भी एक सक्रिय सदस्य थे, सो ही इज कंसीडर्ड so he is considered most prominent social reformer of that time, most prominent social reformer of that time। इसलिए उन्हें इसलिए उन्हें अपने समाज का इसलिए उन्हें अपने समाज का एक प्रमुख समाज सुधारक माना जाता है। अपने समय का, समाज का नहीं, इसलिए उन्हें अपने समय का एक प्रमुख समाज सुधारक माना जाता है ना। और पंचिंग लाइन लिखिए,
बाय द एफर्ट्स ऑफ ईश्वरचंद विद्यासागर, या ऐसा लिखना, हाँ या चलो ऐसा ही लिख लो, बाय द एफर्ट्स ऑफ ईश्वरचंद विद्यासागर, बाय द एफर्ट्स ऑफ ईश्वरचंद विद्यासागर, द द cause of widow remarriage, the cause of widow remarriage became became more prominent, more prominent in Bengali society, in Bengali society। इस प्रकार विद्यासागर के प्रयासों से, इस प्रकार विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह का मुद्दा, विधवा पुनर्विवाह का मुद्दा बंगाली समाज सुधारकों का, बंगाली समाज सुधारकों का प्रमुख मुद्दा बना। ड्यू टू हिज एफर्ट्स, ड्यू टू हिज एफर्ट्स फॉर गर्ल्स एजुकेशन, फॉर गर्ल्स एजुकेशन, क्योंकि जिस बैथ्यून स्कूल में ये सेक्रेटरी थे ना, इसी की इसी की एल्यूमिनाई थी कादम्बिनी गांगुली, जो कि पहली, भारत की पहली महिला ग्रेजुएट हैं। और बीना दास, कई क्रांतिकारी लोग, बीना दास और भी हैं, मैं उनका देखो नाम मुझे याद आ जाएगा, समय समय पे बताता रहूंगा। वो सब इस बैथ्यून स्कूल की एल्यूमिनाई थी। तो बंगाली समाज में गर्ल्स एजुकेशन को इन्होंने जो एक आधारशिला दी, उसी की बदौलत बंगाली समाज की महिलाएं राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी और आगे फिर उसे मजबूत किया, क्रांतिकारी राष्ट्रीय आंदोलन को भी मजबूत किया। तो यही लिखवाना है मुझे आपको, दैट इज द पंचिंग लाइन एक्चुअली। तो आप लिखिए, क्योंकि ये रेयर भी है, और ये आपको किताब वगैरह में कहीं नहीं मिलेगी, किसी बुक में नहीं मिलेगी, किसी भी किताब में ये नहीं मिलेगी। इसको जरा लिखो लेकिन। अच्छा, ये पुराने वाले जो स्टूडेंट है ना, उनके नोट्स में भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये एक मुझे बुक मिली पिछले दिनों, कबाड़ी वाले ने से मुझे मिली वो। और उसमें हिस्ट्री को मैप से बताया गया था, तो मैंने उसमें मैप्स कुछ देखे, उसमें बैथ्यून के मैप्स थे, बैथ्यून स्कूल के, और उसमें फिर उनके अलुमनाई के नाम दिए गए थे। शानदार है वो किताब। चलिए, क्या लिखा था जरा सेंटेंस बताओ। ये सेंटेंस बताओ जरा, क्या लिखा था, क्योंकि हिज एफर्ट्स ऑफ गर्ल्स एजुकेशन, बंगाली, बंगाली, या ऐसा लिखना, ड्यू टू हिज एफर्ट्स ऑफ गर्ल एजुकेशन, गर्ल्स फ्रॉम, गर्ल्स फ्रॉम बंगाल, girls from Bengal rose to the prominent, rose to the prominent level in national movement, rose to the prominent level in national movement। बालिका शिक्षा के लिए उनके प्रयासों के फलस्वरूप, बालिका शिक्षा के लिए उनके प्रयासों के फलस्वरूप, उनके प्रयासों के फलस्वरूप बंगाली समाज में महिलाएं, बंगाली समाज में महिलाएं राष्ट्रीय आंदोलन में प्रमुख भूमिका में रही, राष्ट्रीय आंदोलन में प्रमुख भूमिका में रही। कादम्बिनी गांगुली एंड बीना दास, कादम्बिनी गांगुली एंड बीना दास
वर द एल्यूमिनाई ऑफ बेथ्यून स्कूल, वर द एल्यूमिनाई ऑफ बेथ्यून स्कूल। कादम्बनी गांगुली एवं बीना दास बेथ्यून स्कूल की ही, बेथ्यून स्कूल की ही पुरातन छात्र थी, who played an important role in national movement, who played an important role in national movement, जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई। ठीक है, अब मुझे बताओ, निष्कर्ष को पढ़ो। इस सूजन में मैंने क्या किया है, मैंने केवल ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में ही नहीं लपेटा है, बताया है कि उन्होंने क्या किया, जस्ट एक लाइन में। मैंने इसमें उनका लॉन्ग टर्म का इफेक्ट बताया नेशनल मूवमेंट में, कि लॉन्ग टर्म में ईश्वरचंद विद्यासागर ने जो कार्य किए उनका क्या योगदान था, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ ईश्वरचंद विद्यासागर इन लॉन्ग टर्म ऑफ नेशनल मूवमेंट, उनके प्रयासों का क्या योगदान था। अगर आप ऐसा करके कुछ लिख देते हो ना, आप अगर ऐसा करके लिख पाओगे, अगर एक दो लाइन भी आपने ऐसे, जैसे ये पंचिंग लाइन कही जाती है जो हटके होती हैं दूसरे से, तो अगर ये थोड़ी सी आपने लिखी तो इसी पर तुम्हें एक नंबर ज्यादा मिल जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एग्जामिनर और बढ़िया मार्किंग कर दे, क्योंकि ये पंचिंग लाइन बड़ी जरूरी होती है। तो इनको आप लिखना सीखिए, अगर आपको दूसरों से ज्यादा नंबर लेने हैं और लिमिटेड नॉलेज में, तो कुछ पंचिंग लाइंस को ऐड करना सीख लीजिए अपने आंसर राइटिंग में। इसी को हम लोग